तो क्या किलियन एम्बापे भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह ईगोइस्टिक, सेल्फ ऑब्सेस्ड और यहाँ पर एक विलन का रोल निभा रहे हैं? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें, लगभग 1-2 साल की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे तमाम मीडिया हाउसेस या फिर अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे फुटबॉल फैंस, तो अब ये बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है इस कोट को यूज़ करना। तो क्या सही में इस कोट में कोई वैल्यू है? क्योंकि यहाँ पर 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये पता लगता है कि एम्बापे को अब किन फैक्टर्स पे जज किया जा रहा है, और दूसरा ये कि जो फैक्टर्स का थ्रेशोल्ड है ना, इस पूरी इक्वेशन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैसे आ जाता है। और आज के इस एपिसोड का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ना यही होने वाला है कि एम्बापे के थ्रू हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि थ्रू आउट द हिस्ट्री क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस बेसिस पे जज किया गया है और क्या वो एक्चुअली में सही भी था। क्योंकि आज के एपिसोड में ना बहुत रेयर चीज़ होने वाली है। हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टोरी टेलिंग की, जो कि ओपिनियन पे नहीं बल्कि सिर्फ फैक्ट्स, नंबर्स और रिकॉर्ड के बेसिस पे होने वाली है, और बहुत रेयर होता है इस चैनल पे। देखो, सबसे पहले आज में हमको थोड़ा सा फैक्टर और बाउंड्रीज को सेट करना पड़ेगा, और मैंने जितनी भी रिसर्च करी उसमें 3 मेन फैक्टर्स आते हैं। पहला है सेल्फिशनेस, दूसरा है ऑब्सेसिव कंट्रोल, और तीसरा आता है यहाँ पर ड्रेसिंग रूम डिसहार्मनी। सबसे पहले अगर हम सेल्फिशनेस की बात करें, तो वो एम्बापे को उसके पूरे करियर में सबसे ज़्यादा सेल्फिश तब कहा गया जब यहाँ पर उसने 2022 में रियल मैड्रिड को डिच किया था। अब देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा सवाल यही आएगा कि दिवाली में एम्बापे की केस स्टडी को रोनाल्डो की केस स्टडी से कंपेयर किस बेसिस पे किया गया। देखो, इसमें बहुत सिंपल सा स्टफ था। अगर एम्बापे के चाइल्डहुड क्लब की बात करें तो वो रियल मैड्रिड है, उसका ड्रीम क्लब है, और करंटली अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें तो एम्बापे रियल मैड्रिड में ही जाना चाहता है। और अगर हम यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो वहां पर उन्होंने 9 साल यहाँ पर सर्विस दी है, जिसमें 450 गोल, 5 बैलन डोर और 5 चैंपियंस लीग। तो जो हिस्ट्री है वो शायद से आने वाले टाइम में शेयर हो सकती है। इसी के साथ अगर हम एम्बापे के खुद के आइडल की बात करें तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। लेकिन अगर हम सबसे पहले अगर हम पहले 3 बेसिस की बात करें तो वो आते हैं यहाँ पर सेल्फिशनेस, सेल्फ ऑब्सेसिव, और तीसरा आता है ड्रेसिंग रूम डिसहार्मनी। देखो, पहले बेसिस पे बात करें, एम्बापे इज सेल्फिश। देखो, एम्बापे के पूरे करियर में ये पहला टर्म जो कि सबसे ज्यादा यूज हुआ था वो तब तक जब 2022 में एम्बापे ने PSG के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा था और रियल मैड्रिड को डिच कर दिया था। अब तुम कह सकते हो कि यार एक मिनट, रियल मैड्रिड को डिच करने से एम्बापे सेल्फिश कैसे हो जाता है? देखो, इस पूरी स्टोरी लाइन में मामला ये था कि एम्बापे ने अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन किया था, डिस्पाइट कि यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स दिए थे PSG ने, लेकिन फिर भी एक एक करके एम्बापे ने सबको ठुकरा दिया। लास्ट के 2 हफ्तों में जब एम्बापे वाज डेस्टाइन्ड टू जॉइन रियल मैड्रिड, एकदम से यहाँ पर अपने लास्ट लीग 1 होम गेम में एम्बापे ने ये अनाउंस कर दिया कि उसने PSG के साथ 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया, जबकि पेपर पे 2024 था। 2025 वाज एन ऑप्शनल ईयर, वो आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस पूरे सेल्फिश को जो प्रूव करता था वो था उसका कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पर 630 मिलियन का पैकेज मिला था, जो कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें तो उसकी सैलरी होती है वो 72 मिलियन यूरोस थी पर सीजन की, और ये 2022 की हम बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर साइनिंग ऑन बोनस की बात करें तो वो लगभग 180 मिलियन यूरोस था, जो कि उसको 3 इंस्टॉलमेंट में मिलना था। इसी के साथ यहाँ पर अगर लॉयल्टी बोनस की बात करें तो वो भी यहाँ पर उसको 2023 में 70, 2024 में 80 और 2025 तक अगर वो रुकता तो 90 मिलियन मिल जाता। और इसको अभी जोड़ेंगे आगे कहानी से। ये तब यहाँ पर और भी ज़्यादा फुटबॉल फैंस को खटकने लगा जब उनको पता चला कि PSG के अगर लॉसेस की बात करें तो वो ऑलरेडी 250 से 300 बिलियन था, और उसके ऊपर से उन्होंने ये पैसों की जो बर्बादी या फिर कह सकते पैसों की जो बारिश करी है, सऊदी वाला नाच करा है, ये और ज़्यादा फुटबॉल को ख़राब करेगा। थोड़ा सा रोनाल्डो को एक बार कॉन्वर्सेशन में लेके आते हैं। मुझे आज भी याद है रोनाल्डो की रिसर्च करते हुए, जब रोनाल्डो ने 2008 में वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करना चाहते थे, तो यहाँ पर अल्टीमेटली सर एलेक्स फर्गसन ने ही यहाँ पर वीटो किया था। ना ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक नया कॉन्ट्रैक्ट मांगा था, और ना ही यहाँ पर उनकी कोई सैलरी इतनी एस्ट्रोनॉमिकल हाई थी। जो सोल बेसिस था वो यहाँ पर रहता कि सर एलेक्स फर्गसन चाहते थे कि रोनाल्डो एक सीजन और रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और उसके बेसिस था कि वो नहीं चाहते थे कि रियल मैड्रिड ने जिस तरीके से यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऑपरेशन को करा है, चाहे पब्लिक में बात करें या फिर उनके खुद के ऑब्सेशन की बात करें, वो सर एलेक्स फर्गसन को पसंद नहीं आया। और ऐसे में यहाँ पर उन्होंने रोनाल्डो से 1v1 टॉक करके इस मामले को बिल्कुल निपटा दिया और कहा कि अगले सीजन वो आए पैसे लेके और यहाँ पर रोनाल्डो को जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड की, अगर उसके 2009 के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा स्टार्टिंग करने के लिए। यहाँ पर उसके कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 6 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, 80 मिलियन की फीस थी जो कि ट्रांसफर फी रिकॉर्ड था। इसके साथ यहाँ पर उसकी अगर सैलरी की बात करें तो उस टाइम 13 मिलियन यूरोस थी। अगर इसको इन्फ्लेशन के साथ काउंट करें तो यहाँ पर जो सैलरी आती है 2023 के इन्फ्लेशन को, वो लगभग 18 मिलियन यूरोस थी।
तो जो स्टार्टिंग थी वो कोई ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल तोड़ने वाली नहीं थी। तो ये तो आप कह सकते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फाइनेंशियल पावर एम्बापे से थोड़ी कम थी। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर एम्बापे के डिफेंस में, अब काफी लोग कह सकते हैं, तो देखो यहाँ पर मैंने रिसर्च पे पाया है, अभी मैंने लॉयल्टी बोनस तुमको बताया था, और तुमको याद भी होगा किस्सा कि अभी एम्बापे ने 2023 में अगस्त में ये लाइक चिट्ठी वगैरह लिखी थी कि भैया देखो यार मैं तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा। ऐसे में पीएसजी ने एम्बापे को टीम 1 से बाहर कर दिया था। लेकिन तुम सोच रहे होगे फिर एम्बापे वापस कैसे आया था, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी रिन्यू नहीं हुआ। तो वो यही लॉयल्टी बोनस था जो कि एम्बापे ने हटा दिया। देखो एम्बापे के लॉयल्टी बोनस में 2025 में वो रुकने वाला था, अगर वो रुकता तो उसको 90 मिलियन मिल जाते, और पिछले 2 साल में उसको ऑलरेडी 150 मिलियन मिल चुके थे। ऐसे में पीएसजी ने कहा कि भाई तू 2024 में अगर जाएगा तो तू वो 80 मिलियन लेके जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए एम्बापे ने कहा कि मेरे को फर्स्ट टीम में खेलने दिया जाए, और जो मेरा लॉयल्टी बोनस है 80 मिलियन का वो मैं जाने दूंगा। तो यहाँ पर उसने 80 मिलियन का लॉयल्टी बोनस और 2025 वाला लॉयल्टी बोनस दोनों मिलके 170 मिलियन गवा दिए। अब तुम डिफाइन करना कि तुम्हारे हिसाब से इस मामले में एम्बापे सेल्फिश है या नहीं, और क्या रोनाल्डो को किन बेसिस पे सेल्फिश कहा जाता है ये भी जरूर बताना पैसों के टर्म्स पे। इसी के साथ जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है सेल्फ ऑब्सेस्ड। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है और एम्बापे उसी पथ पे जा रहा है। यहां पर मैं तुमको रोनाल्डो की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेकर, और यहीं पर ही तुमको बताऊंगा मैं कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेकर क्यों अल्टीमेटली रियल मैड्रिड को उसने छोड़ा था। अगर हम यहाँ पर एम्बापे की थोड़ी सी बात करें तो एम्बापे का पहला कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 2018 का था। 1 जुलाई 2018 में उसने यहाँ पर सीजन में उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा था, उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था पीएसजी के साथ, और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया था उसने एक बार 2022 में जो कि 23 में ही था, जिसका पैकेज मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया 630 मिलियन यूरोस था। इसी के साथ अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो रोनाल्डो ने यहाँ पर 2016 में अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा था, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 5 साल का था, यानी कि 2021 तक। इसी के साथ जो रोनाल्डो की सैलरी थी नहीं, वो यहाँ पर थी 50 मिलियन बिफोर टैक्सेस, यानी कि अगर नेट की बात करें तो थी 24 मिलियन यूरोस। ये प्रॉब्लम तब बढ़ी जब 2018 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना चैंपियंस लीग का तीसरा 3-पीट करने वाले थे। उस टाइम यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉब्लम आ रही थी, और इसके पीछे का सीन था कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 2018 के टर्म्स में सैलरी की बात करें तो वो लगभग 24 मिलियन यूरोस थी, जो कि पिछले रिन्यूअल में थी। लेकिन अगर मेसी की बात करें तो वो 40 मिलियन की सैलरी थी, और अगर नेमार की बात करें तो वो लगभग 35 मिलियन की सैलरी थी। ये इसलिए हुआ था क्योंकि लियोनेल मेसी ने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया था बार्सिलोना के साथ, जो कि 138 मिलियन यूरोस था साइनिंग के साथ। लेकिन बार्सिलोना ने इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया था कि आने वाले कुछ सालों में लगभग टोटल 550 मिलियन यूरोस यहाँ पर मेसी को दिए जाने थे। ये चीज जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड की हायरार्की के साथ डिस्कस किया तो वहां पर उनको जो आंसर मिला वो ये था कि आप सैलरी नहीं बढ़ाया जा सकती, क्योंकि अभी भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल बाकी हैं। इस चीज से रोनाल्डो काफी ज्यादा नाखुश थे, क्योंकि उनको अब लगा कि यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज अनडाउटली यहाँ पर रोनाल्डो को अनडिस्प्यूटेड नहीं मानते। इवन दो तुम यहाँ पर कहोगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और यहाँ पर रियल मैड्रिड ने 3-पीट किया था, लेकिन उस टाइम स्पेनिश लीग की अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड 3rd फिनिश करी थी, और ला लीगा कैंपेन पर्टिकुलरली रियल मैड्रिड का कभी कुछ खास रहा नहीं है अगर इस डेकेड की बात करें। ऐसे में यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज काफी ज्यादा फेरबदल करना चाहते थे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना नाम भी देखते थे। इसी पूरी स्टोरी में आगे भी एलिगेशन लगाए जाते हैं रोनाल्डो के पूरे नेगोशिएशन स्टाइल और अपने करियर को संभालने का। अगर हम यहाँ पर किलियन एम्बापे की बात करें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो कि किलियन एम्बापे और रोनाल्डो के करियर को लेके है, जो कि उनके नेगोशिएशन स्टाइल का है, वो ये है कि अगर एम्बापे की बात करें तो एम्बापे पे इतनी ज़्यादा पावर है कि एम्बापे पीएसजी में भी अपने 100% इमेज राइट सकते हैं, और सेम यहाँ पर वो रियल मैड्रिड में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको 100% इमेज राइट्स। यही अगर मैं कुछ रिपोर्ट्स की बात करूं तो रिसर्च में पाया गया कि डेविड बेकहम को भी 100% इमेज राइट्स नहीं मिले थे, एंड इवन यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी नहीं दिए गए थे। रोनाल्डो की भी जो अगर आप कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो 50% के आसपास था, और कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर 60% मानती है कि रोनाल्डो का 60% कंट्रोल अपनी इमेज राइट्स पे था, लेकिन टोटल कंट्रोल कभी नहीं दिया रियल मैड्रिड ने किसी भी प्लेयर को, और शायद से पहली बार ये बदलता हुआ दिख सकता है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर एजेंट्स की बात करें, अब देखो इवन दो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एजेंट एक सुपर एजेंट थे जॉर्ज मेंडेस की, और वहां पर हमेशा से जो भी सीन रहता था वो रोनाल्डो के साथ ही रहता था, और अनएक्सपेक्टेड कभी भी नहीं होता था। जैसे मैंने तुमको एक सिचुएशन बताई, ये बहुत कम थी, और अल्टीमेटली रोनाल्डो का फेयरवेल ही हो गया रियल मैड्रिड से। एम्बापे की बात करें तो एम्बापे की जो एजेंट है वो उनकी खुद की माँ है फैजल अमारी, और उनके फादर भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली नेगोशिएशन तो माँ ही देखती है। यहाँ पर इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उनके एजेंट का स्टाइल यहाँ पर, कि कुछ हद तक यहाँ पर लोग कहते हैं कि उन्होंने फ्लोरेंटिनो पेरेज का पूरी दुनिया के सामने सी काट दिया। और इसके पीछे का सीन ये आता है कि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, एथलेटिक ने साइट किया था
कि रियल मैड्रिड में जब यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि पूरी डिटेल्स ही स्पेनिश मीडिया में लीक हो गई थी, ये पसंद नहीं आया उनकी माँ को और इसलिए यहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही तोड़ दिया और यहीं पर ही उन्होंने यहाँ पर पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया। कुछ लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि उनके फादर चाहते थे कि वो फ्रांस में रहे, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वो रियल मैड्रिड में जाए। लेकिन अल्टीमेटली कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल सिर्फ इसलिए ही ठुकराए जिससे वो रियल मैड्रिड को एक कोलैटरल की तरह यूज कर सकें, जिससे अल्टीमेटली पीएसजी ने 600 मिलियन का उनको पैकेज दिया। और ये पूरा स्टाइल यहाँ पर फायदल हमारे, देखो गलत सही तुम्हारे डिपेंड करता है। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर एम्बापे एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा सीन किस तरीके से था। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर स्क्वाड डिसहार्मनी का। एम्बापे से पहले मैं तुमको रोनाल्डो के कुछ किस्से सुनाता हूँ। 2016 में यहाँ पर रोनाल्डो एक पुअर फॉर्म में जा रहे थे और उस टाइम ये बताया गया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो शायद से अपनी अनडिस्प्यूटेड फॉर्म छोड़ सकते हैं और पोजीशन भी उनकी खतरे में है। सेम चीज यहाँ पे 2018 में हुई थी, जब 2018 में इवन दो वो चैंपियन लीग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जनवरी तक आते आते सिर्फ ला लीगा में 4 या 5 गोल मारे थे। ऐसे में काफ़ी लोगों ने कहा था कि यहाँ पर टोनी क्रूज, लुकास वास्केस और बाकी बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फॉर्म से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इवन तो आने वाले टाइम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी फॉर्म को वापस से गेन किया था, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम की पूरी रिपोर्ट्स को और हिस्ट्री को सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत बार यहाँ पर ब्लेम किया गया, उनकी कहते हैं ना विक्टिम ऑफ हिज ओन सक्सेस। ये चीज एम्बापे के कंट्रास्ट में मैं आपको बताता हूँ। एम्बापे ने जब 2022 का अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया था तो अल्टीमेटली गार्जियन ने भी, टेलीग्राफ ने भी और तमाम फ्रेंच रिपोर्ट्स ने इस चीज को मेंशन किया था कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में उनको पावर दी गई है कि वो पीएसजी के ट्रांसफर बिजनेस और स्पोर्टिंग बिजनेस को अपने हिसाब से टर्न कर सकते हैं। और जिसमें सबसे पहला किस्सा उन्होंने लिखा था वो था कि नेमार को जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली 2023 में कौन कौन गए? अल्टीमेटली 2023 में नेमार भी छोड़ के जाते हैं और मेसी भी छोड़ के जाते हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि इन दोनों के ट्रांसफर पे अप्रूवल एम्बापे का ना हो। मैंने यहाँ पर बहुत रिपोर्ट्स पढ़ी, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में रहते हुए यहाँ पर किसी भी प्लेयर का आना या फिर किसी प्लेयर का जाना ये इन्फ्लुएंस कराओ। अब देखो इसके पीछे 2 रीजन है। पहली चीज तो ये कि इवन दो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा से काफी डिमांडिंग प्लेयर है, लेकिन कभी भी उन्होंने यहाँ पर क्लब के ट्रांसफर बिजनेस में इन्फ्लुएंस नहीं रखा, नहीं रखा, हमेशा से अपना ओपिनियन बनाया। यही सेम मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी रहा है। और दूसरा है कि रियल मैड्रिड पीएसजी का छोटा क्लब नहीं है। रियल मैड्रिड में अपने स्ट्रक्चर है, रियल मैड्रिड में अपने ऑपरेशंस हैं और वो उसी हायरार्की और उसी चेन ऑफ कमांड को फॉलो भी करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो इस एपिसोड का कंक्लूजन ये था कि एम्बापे और रोनाल्डो में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखी जाती है, उनके गोल स्कोरिंग फॉर्म में, उनके इंडिविजुअल स्टैट्स में और कहीं ना कहीं उनको अपने आप को रखने के तरीके में। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो एम्बापे के कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बहुत अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मीडिया और फैंस की अगर हम बात करें तो वो रोनाल्डो को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एम्बापे के इन सारे कामों का गुरु सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अल्टीमेटली मैंने बहुत कम रिकॉर्ड्स को तुम्हारे सामने रखा है, लेकिन अगर तुम इसको रिसर्च करोगे तो तुमको पता चलेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कभी भी क्लब के ऑपरेशंस में या फिर कभी भी किसी क्लब का सी नहीं काटा है। इवन दो मैं तुमको इसका प्राइम एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी तुम लोग कह सकते हो कि यहाँ पर वो चाहते थे कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके लिए बिड करे, इसलिए उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को कोलैटरल की तरह यूज करा। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कभी भी ट्रांसफर या फिर किसी भी सैलरी पे नेगोशिएट नहीं करा, कि वो चाहते थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो करंट ऑफर है वो उसको बढ़ा दे। इट वॉज ऑलवेज कि वो चाहते थे कि वो अपना रिटर्न मैनचेस्टर यूनाइटेड में करे, ना कि सिटी में करे। अगर हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। खैर अगर इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो ये था कि करंट अगर फुटबॉल सिनेरियो की बात करें तो प्लेयर पावर 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, और शायद से इसी एपिसोड के थ्रू हमने ये भी पता लगाया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कितना गलत तरीके से जज किया जाता है।